नमस्कार दोस्तों, वंदे मातरम के इस विशेष पॉडकास्ट में आप सभी का स्वागत है। असम चुनाव पे आज चर्चा करने जा रहे हैं। असम चुनाव में इस बार के चुनाव में सत्ताकरण, पत्नियों पर वार और पहचान के बीच राजनीति उलझी हुई दिख रही है। असम की राजनीति हमेशा से ही देश के सबसे जटिल और दिलचस्प विषयों में से एक रहा है। वर्तमान में राज्य एक बार फिर चुनावी मोड में है। 9 अप्रैल को होने वाले मतदान के लिए बिसात बीत चुकी है, जहां मुख्यमंत्री हेमंत बिस्वा शर्मा के नेतृत्व में भाजपा अपनी सत्ता बचाने की जद्दोजहद कर रही है। वहीं गौरव गोगोई की अगुवाई में कांग्रेस अपनी खोई हुई जमीन वापस पाने के लिए बेताब है। चुनावी अखाड़ों में मुद्दों से ज्यादा निजी हमलों का शोर दिख रहा है। इस बार का असम का चुनाव विकास के दावों से कहीं अधिक व्यक्तिगत आरोपों के इर्द गिर्द सिमट गया है। राजनीति की ये जो लड़ाई है अब नेताओं की पत्नियों तक पहुंच चुकी है। सबसे पहले हम पासपोर्ट विवाद पर चर्चा कर लेते हैं। कांग्रेस पर प्रवक्ता पवन खेड़ा ने मुख्यमंत्री की पत्नी पर आरोप लगाते हुए दावा किया कि उनके पास यूएई, एंटीगुआ और इजिप्ट के पासपोर्ट हैं। बीफ और सोशल मीडिया। मुख्यमंत्री ने विपक्षी गठबंधन के उम्मीदवार कुनकी चौधरी पर निशाना साधा। उन्होंने एक पुराना वीडियो साझा करते हुए आरोप लगाया कि कुनकी की मां ने बीफ खाते हुए तस्वीर शेयर की थी। इन व्यक्तिगत हमलों ने चुनावी माहौल को कड़वा बना दिया है, जहां नीतिगत बहसों की जगह चरित्र हनन ने ले ली है। अब ऐतिहासिक पृष्ठभूमि जो असम विधानसभा का है उस पर एक बार गौर कर लेते हैं। असम के लोकतांत्रिक इतिहास को समझने के लिए हमें ब्रिटिश काल के पन्नों को पलटना होगा। पहली विधानसभा जो थी वो 7 अप्रैल 1937 को गठित हुई थी। उस समय सीटें 108 थी, निर्वाचित सदन था। उस दौरान असम की संयुक्त राजधानी शिलोंग थी। पहली सरकार सर सैयद सादुल्ला के नेतृत्व में बनी थी, जिसका आधार गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1935 था। आज़ादी के बाद पहला जो चुनाव हुआ असम में वो 1952 में हुआ। नतीजों में कुल 105 सीटों में कांग्रेस ने 76 सीटें जीतकर प्रचंड बहुमत हासिल किया। पहले मुख्यमंत्री विष्णु राम मेघी थे। असम में पहचान का संकट बाहरी बनाम स्थानीय का रहा है। असम की वर्तमान अशांति के पीछे सदियों पुराना प्रवासन और पहचान का संघर्ष भी है। अगर कालखंड पे गौर करें तो 1228 से लेकर 1826 तक अहोम साम्राज्य का शासन वहां रहा। इस दौरान जो है ब्रह्मपुत्र घाटी का एकीकरण हुआ। 1826 में यांडाबो की संधि के बाद अहोम शासन समाप्त हुआ। ब्रिटिश नीतियों से बाहरी लोगों का आगमन वहां शुरू हुआ। 1874 में सिलहट का असम में विलय हुआ। बंगाली भाषी आबादी का असम के प्रशासनिक ढांचे में प्रवेश हुआ। 1979 से 1985 तक असम में आंदोलन चला। अवैध प्रवासियों के खिलाफ हिंसक और राजनीतिक विद्रोह इसे माना जाता रहा। 2019 में एनआरसी अपडेट का प्रभाव यह हुआ कि 19 लाख लोग सूची से बाहर हुए, जिसमें बड़ी संख्या में बंगाली हिंदू भी शामिल थे। अब प्रवासन की जटिलता और ब्रिटिश नीतियों पर भी गौर कर लेते हैं। अंग्रेजों ने अपने आर्थिक लाभ के लिए असम की जनसांख्यिकी को पूरी तरह बदल दिया। चाय बागानों, कोयला खदानों और तेल क्षेत्र के दोहन के लिए बिहार, मध्य प्रदेश और नेपाल से बड़ी संख्या में मजदूरों को लाया गया। वहीं खेतों के विस्तार के लिए पूर्वी बंगाल के किसानों को प्रोत्साहित किया गया। अब आपको बता रहे हैं कि मूल निवासी अहोम कौन थे, जिन्हें आज मूल निवासी माना जाता है। वे अहोम भी 13वीं शताब्दी में दक्षिण चीन और बर्मा के रास्ते वहां आए थे। उन्होंने सदियों तक अपनी पहचान बनाए रखी, बाद में हिंदू धर्म अपनाया। आज लचित बरफुकन जैसे योद्धा असमिया अस्मिता के सबसे बड़े प्रतीक माने जाते हैं। हेमंत बिस्वा शर्मा की सरकार ने अतिक्रमण हटाओ अभियान के जरिए जो है कड़ा रुख अपनाया था और इस पर राजनीतिक और न्यायिक सवाल भी उठ रहे हैं। उनके कई जो बयान है उस पर भी लगातार विवाद होता रहा है। बुलडोजर की कार्रवाई के दौरान आरोप लगता है कि बंगाली मुसलमानों की बस्तियों को हटाया गया। विपक्ष का आरोप है कि गरीबों को उजाड़कर यह जमीन निजी कंपनियों को दी जा रही है। कानून व्यवस्था के मामले में विपक्ष धुबरी जैसे संवेदनशील इलाकों में जो तनाव है उस पर सवाल उठाता है। असम का चुनाव केवल एक सरकार चुनने का जरिया नहीं है, बल्कि यह उस गहरे राजनीतिक घाव को भरने का और गहरा करने का प्रक्रिया है जो दशकों से राज्य के सीने पर है। अब देखना यह होगा कि क्या 9 अप्रैल को जनता व्यक्तिगत आरोपों को चुनेगी या ऐतिहासिक पहचान के संकट का कोई समाधान खोजेगी। यह देखना दिलचस्प होगा।
अब सवाल आप लोगों से है कि क्या आपको लगता है कि असम में एनआरसी के बाद भी बाहरी का मुद्दा कभी पूरी तरह खत्म हो पाएगा?